नमस्कार दोस्तों, बात है सन 1927 की। ब्रसेल्स के अंदर हुए सोलवे कॉन्फ्रेंस में दुनिया के टॉप मोस्ट 29 साइंटिस्ट ने भाग लिया था, जिसमें से मात्र एक महिला साइंटिस्ट थी जिसका नाम आज हम सभी जानते हैं, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने अपना सबसे बड़ा योगदान रेडियो एक्टिव फील्ड में दिया था, जिनकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लाखों लोगों की जान बची थी। यही रेडियो एक्टिव तत्व बाद में उनकी मौत का कारण भी बना। और जब मैरी क्यूरी की मौत हुई तो उनके ताबूत को 1 इंच मोटी लेड की दीवार से क्यों बनवाया गया, और आज उनकी किसी भी चीज को छूने से पहले लोगों को खुद के मौत की जिम्मेदारी क्यों लेनी पड़ती है, आज इन सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 को उन दिन पोलैंड के शहर वारसा में हुआ था, और उस समय रशियन एम्पायर का यह हिस्सा हुआ करता था। जन्म के समय उनका नाम मारिया था, जबकि मैरी के नाम से वो 24 साल की हुई उसके बाद फेमस हुई थी। उनके माता पिता दोनों ही एक स्कूल में पढ़ाते थे, और माता एक लड़कियों के स्कूल में पढ़ाती थी। पिता भी एक स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उनको बचपन से ही काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पिता अपने देश पोलैंड को आज़ाद करवाने के लिए लगातार स्ट्रगल करते रहते थे, जिसकी वजह से रशियन एम्पायर के लोग उनके पापा को हमेशा एक ऐसी जॉब देते थे जिसकी वजह से उनके घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। टाइफस बीमारी के चलते मैरी की एक बहन की मौत हो गई थी, और जब मैरी मात्र 10 साल की थी उस समय उनकी मां की मौत हो गई, जो ट्यूबरक्लोसिस रोग से पीड़ित थी। दोस्तों, मैरी शुरुआत में पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और अपने पिता की तरह सबसे ज़्यादा दिलचस्पी भी साइंस में ही थी। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की क्लास में टॉप किया था, और वह आगे भी पढ़ना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, उस समय रशियन एम्पायर में महिलाओं को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए बैन लगाया गया था, जिसके चलते वह चाहकर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाई। हालांकि बाद में अपनी बहन बोर्निया के साथ मिलकर वारसा शहर में फ्लाइंग यूनिवर्सिटी नाम से एक सीक्रेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। यह रशियन ऑफिशियल से छिपकर लड़कियों की एक यूनिवर्सिटी थी, जिसमें लड़कियां छिप के पढ़ती थी। इस तरह मैरी ने छिपते छिपाते अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी बहन बरनाया अपने मेडिकल स्टडी को कंप्लीट करने के लिए पेरिस चली गई। असल में इन दोनों बहनों ने आपस में वादा किया था कि वो एक दूसरे की पढ़ाई में उनकी हेल्प करेंगी। जब बरनाया पेरिस गई तो मैरी ने वारसा में ट्यूशन पढ़ाकर उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट किया। जब बरनाया ने पेरिस में मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो उसके बाद उसने मैरी को पेरिस बुला लिया। जब मैरी पेरिस पहुंची तो उसकी उम्र 24 साल थी। पेरिस शिफ्ट होते ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने अपने फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई कंप्लीट की। फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो वापस पोलैंड लौटना चाहती थी, लेकिन तभी उनकी मुलाकात पीरे क्यूरी से हुई। फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने मैरी को प्रपोज किया कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैरी ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करके वो वापस पोलैंड आना चाहती थी। वो चाहती थी कि कुछ अपने कंट्री के लिए ही करे। जब वो वापस पोलैंड आई तो पोलैंड में एज ए प्रोफेसर की जॉब से रशियन गवर्नमेंट ने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एक महिला को उस समय इतनी बड़ी पोस्ट देना रशियन गवर्नमेंट ठीक नहीं मानती थी। जब मैरी को लगने लगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, उसके बाद वो वापस पेरिस चली गई, और पेरिस जाकर 1895 में उसने मैरी क्यूरी से शादी कर ली।
शादी के बाद भी उन्होंने पढ़ाई लगातार जारी रखी। 1903 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। मैरी ने अपनी थीसिस रेडिएशन के सब्जेक्ट पर की, जिसमें कुछ समय पहले हेनरी बेकल ने, फ्रेंच फिजिसिस्ट ने यूरेनियम के बारे में कुछ खोज की थी। असल में मैरी चाहती थी कि हेनरी बेकल के रिसर्च को एक कदम और आगे लेके जाए। उनकी रिसर्च में उनके पति पियर ने भी उनका साथ दिया। दोस्तों, अपनी कड़ी मेहनत से पति और पत्नी दोनों ने खूब रिसर्च की और उन्होंने एक ऐसे एलिमेंट की खोज की जो यूरेनियम से 400 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव था। मैरी ने इस एलिमेंट का नाम अपने देश के नाम के ऊपर पोलिनियम रखा। उसके बाद इन दोनों पति पत्नियों ने एक और एलिमेंट की खोज की जिसे आज हम रेडियम के नाम से जानते हैं। ये इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर ही खोजा था। वर्ष 1903 में इस रिसर्च की वजह से उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया और इस तरह दोस्तों मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला, जो दुनिया में पहली बार किसी महिला को मिला था। अब हालांकि इन दोनों की मेहनत का फल इनको मिल गया था, लेकिन अब भी वो रिसर्च लगातार करते रहते थे और रिसर्च का इतना बुरा प्रभाव उनके शरीर के ऊपर पड़ रहा है, ये बात वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। कहा जाता है कि मैरी क्यूरी रेडिएशन के प्रभाव से बिल्कुल अनजान थी। वो अपनी पॉकेट में भी इस तरह के रेडियम की ट्यूब लेकर घूमती थी, जो आगे जाके यही रेडियम उनकी मौत की वजह बना। जब वो रिसर्च कर रहे थे उसी दौरान पेरी की मौत हो गई और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने मैरी क्यूरी को उनकी पति की जगह पोस्ट ऑफर की और मैरी क्यूरी ने उस पोस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह मैरी ने एक और रिकॉर्ड बनाया और फ्रांस में पहली महिला प्रोफेसर बन गई। पति की मौत के बाद काफ़ी सालों तक उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्योरी ने उनकी हर जगह पे मदद की थी। साल 1911 में उनकी लाइफ में एक बार फिर से खुशियां आई। दरअसल 1911 में मैरी क्यूरी को पोलिनियम और रेडियम की खोज करने के लिए केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज दिया गया। अब मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका था, एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में। यह आज तक दुनिया में रिकॉर्ड है कि किसी भी एक इंसान को 2 फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तभी फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया और जर्मनी की सेना पेरिस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। इस युद्ध में अपना योगदान देने के लिए मैरी ने अपने पूरे प्राइज मनी को वार में हथियार खरीदने के लिए लगा दिया। युद्ध में मदद करने के लिए बैंक के पास अपने नोबेल प्राइज बेचने की भी कोशिश की, लेकिन नेशनल बैंक ने नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिया। मैरी अपनी रिसर्च का इस्तेमाल करके युद्ध में शामिल होने वाले सोल्जर्स की जान बचाना चाहती थी। मैरी क्यूरी ने जर्मनी साइंटिस्ट विल्हम रॉड के रिसर्च की स्टडी की, जिन्होंने एक्सरे रेज की खोज की थी, और उनकी स्टडी का इस्तेमाल करते हुए मैरी क्यूरी ने एक्सरे व्हीकल बनाया। इस इन्वेंशन की वजह से युद्ध में घायल हुए बहुत से सिपाहियों का एक्सरा करके उनको ठीक से इलाज मिला और इस तरह मैरी क्यूरी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में सोल्जर्स की जान बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सिपाहियों की जान की परवाह करने वाली मैरी क्यूरी अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से वो बीमार होती चली गई और उनको अपनी जिंदगी के अंत में एक प्लास्टिक एमीनिया नाम की खतरनाक ब्लड बीमारी हो गई, जिसके चलते वो 1934 में 66 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। ये एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी परेशानियों का सामना किया, बहुत से भेदभाव को देखा। उसके बावजूद भी ये सब समस्याओं को ओवरकम करते हुए दुनिया की महान महिलाओं में इनकी गिनती की जाती है। अब बात करते हैं, जब मैरी क्यूरी को दफनाया गया तो 1 इंच मोटी लेड की दीवार में उनका ताबूत क्यों बनाया गया था। जब उनकी बॉडी पर रिसर्च की गई तो पता लगा उनकी बॉडी से आज भी रेडियो एक्टिव तत्व निकल रहे हैं ताकि वो दूसरे किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाएं।
इसलिए उनके ताबूत को 1 इंच मोटी लेड की दीवार से बनाया गया था। जब भी कोई इंसान मैरी क्यूरी के किसी भी रिसर्च पेपर या उनके किसी भी मटेरियल को टच करता है तो उसके लिए पहले गवर्नमेंट उनसे साइन करवाती है। यदि मैरी क्यूरी की किसी भी चीज को टच करते समय उनकी बॉडी पर रेडियो एक्टिव तत्व का इफेक्ट पड़ता है तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। उस पेपर पर यह भी लिखा होता है कि यदि इसकी वजह से उनकी मौत हो जाएगी तो भी वो ही जिम्मेदार रहेंगे। दरअसल हुआ ये कि जो मैरी क्यूरी रिसर्च करती थी उन सब चीज़ों में रेडियो एक्टिव तत्व बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आम इंसान यदि उसको टच करता है तो उसकी बॉडी में रेडियो एक्टिव तत्व एक्टिव हो सकते हैं। इसलिए जब कोई भी आदमी मैरी क्यूरी के किसी भी पेपर को या किसी भी चीज़ को टच करता है तो पहले उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाती है और उसके बाद उसको उस मैरी क्यूरी के रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ने की परमिशन दी जाती है। इस महान साइंटिस्ट के द्वारा दुनिया में बहुत से सुधार किए गए, जिसकी वजह से आज पूरी मानव जाति उनकी ऋणी है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।